हेलो। आज का क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम अकाउंट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं। ये 2021 का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। ग्रुप ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, इस पे हमें करेक्ट ऑप्शन चुनना है। अंडर द अक्रूवल बेस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड। इस क्वेश्चन में बोल रहा है अक्रूवल बेस के आधार पर एक्सपेंस को कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। सही आंसर है ऑन बीन इनकर्ड, व्ययों के देय होने पर। इसका रीज़न मैंने यहाँ लिख रखा है, आप देख सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग में वी कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ द बिजनेस। क्वेश्चन बोल रहा है व्यापार की भाषा किसे कहा जाता है। तो आंसर है अकाउंट। अकाउंट को बिजनेस लैंग्वेज कहा जाता है। अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है रियलाइजेशन और रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम होता है। तो इसका आंसर है, अब चलते हैं ट्रू फॉल्स की ओर। पहला है रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम होता है। इसका आंसर है फॉल्स। रियलाइजेशन अकाउंट और रीवैल्यूएशन अकाउंट दो अलग अलग अकाउंट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें बिजनेस के समापन के दौरान एसेट की वसूली और लायबिलिटी के समाधान का लेखा रखा जाता है। और रीवैल्यूएशन अकाउंट का उपयोग एसेट और लायबिलिटी के पुनर्मूल्यांकन के लिए किया जाता है ताकि उसकी मार्केट वैल्यू का पता लगाया जा सके। इस प्रकार ये कथन गलत है। अगला है लैंड इज अ डेप्रिसिएबल एसेट। ये फॉल्स है क्योंकि लैंड नॉन डेप्रिसिएबल एसेट होता है, इसका मूल्य में कमी नहीं होता। अगला है लीफो मेथड इन्वेंट्री वैल्यूएशन की वृद्धि में उपयोग होता है। ये ट्रू है क्योंकि बढ़ती कीमतों के समय इन्वेंट्री मूल्यांकन की लीफो मेथड को उपयुक्त माना जाता है क्योंकि यह माना जाता है खरीदी गई लास्ट प्रोडक्ट सबसे पहले बेची जाए। इसका मतलब है कि बेची गई प्रोडक्ट की लागत सबसे ऊंची कीमतों पर आधारित है जिससे रिकॉर्ड किया गया प्रॉफिट और टैक्स में कमी आती है, इसलिए यह कथन सही है। ब्रांच अकाउंटिंग के अंतर्गत डेटर सिस्टम नॉमिनल अकाउंट होता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर ये फॉल्स है क्योंकि ब्रांच अकाउंट के अंतर्गत डेटर सिस्टम एक पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट नहीं होता। अगला क्वेश्चन है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 सिर्फ दिल्ली में लागू हुआ था। इसका आंसर है ये भी फॉल्स होगा क्योंकि प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909 जो है स्पेशल टाउन के लिए था जो बम्बई महाराष्ट्र, जो बॉम्बे, मद्रास और बंगाल के प्रेसिडेंस टाउन के अंतर्गत आता था, जो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महत्वपूर्ण प्रशासनिक केंद्र था। ये दिल्ली पर ही नहीं बल्कि स्पेसिफिक शहरों पर भी लागू था जो प्रेसिडेंसी टाउन के रूप में डेजिग्नेटेड थे, इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स होगा। अब हम आ गए क्वेश्चन आंसर की ओर। पहला है व्हाट इज अकाउंटिंग, एक्सप्लेन इट्स लिमिटेशन। इसका आंसर है अकाउंटिंग बिजनेस का वित्त यानी कि फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। अकाउंटिंग स्टोर करता है बिजनेस का फाइनेंस और इकोनॉमिक एक्टिविटी को एनालाइज करता है यानी कि विश्लेषण करता है, रिकॉर्ड करने का कार्य करता है। इसका मेन काम व्यापारिक गतिविधियों के परिणामों का स्पष्टीकरण करना और नियंत्रण सुनिश्चित करना है। लेखांकन का सीमा, पहला है व्यक्तिगत सीमा यानी कि पर्सनल लिमिटेशन। अकाउंटिंग केवल बिजनेस एक्टिविटी को ही रिकॉर्ड करता है, पर्सनल फाइनेंस और अन्य एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करता है ये। और दूसरा है पूर्वाधारित सीमा। यह सीमा बताता है कि अकाउंटिंग केवल
बिजनेस घटनाओं को ही मान्यता देता है, जो फाइनेंस प्रक्रियाओं के अंतर्गत आता है और उसे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक आंदोलन का परिणाम नहीं मानता है। अगला है संदर्भ सीमा, यानी कि अकाउंटिंग केवल व्यावसायिक संदर्भ यानी कि कॉन्टेक्स्ट में ही काम करता है और सामाजिक, पारंपरिक और पारिवारिक मूल्यों को नहीं मापता है। अगला है व्यक्तिगत और सामूहिक सीमा। अकाउंटिंग केवल व्यक्तिगत और संस्थागत धनराशियों को ही देखता है और सामाजिक और सामूहिक प्रभावों को ये ध्यान नहीं रखता। अकाउंटिंग की इन्हीं सब सीमाओं के कारण यह सामाजिक, पारंपरिक और पर्यावरणिक मूल्यों को, एनवायरमेंटल वैल्यू को नहीं शामिल करता है। विशेष प्रकार की गतिविधियों यानी कि एक्टिविटी को उचित ढंग से मापने में ये असमर्थ हो सकता है। ये आंसर का ये इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट एंड एक्सेप्ट डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट को समझाएं। गोइंग कॉन्सेप्ट का बेसिकली मतलब होता है जब तक बिजनेस चल रहा है तब तक वो चलते रहेगा, वो अनंत काल तक चलते रहेगा। बिजनेस अपने एक्टिविटी को निरंतर जारी रखेगा, इस कॉन्सेप्ट का यही मतलब होता है। आप इसका पूरा एक्सप्लेन हिंदी में देख सकते हैं और ये रहा इंग्लिश में। आगे बढ़ते हैं। अब आता है डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट। डुअल एक्सेप्ट कॉन्सेप्ट दोहरे पहलू अवधारणा। यह अवधारणा बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बिजनेस में हर एक ट्रांजैक्शन का दो पहलू होता है, जिसमें एक डेबिट होता है और दूसरा क्रेडिट होता है। लेन और देन हिंदी में बोल सकते हैं। हर ट्रांजैक्शन के समय एक हिस्सा व्यवसाय को, बिजनेस को लेना होता है और दूसरा हिस्सा देना होता है। जैसे कि लायबिलिटी आता है, एसेट जाता है। जैसे कि कोई मशीन खरीदे तो मशीन आया और कैश चल गया, तो परचेज हुआ और मशीन और कैश हर कोई के यहाँ से चल गया। इसी को आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट ऐसा खाता होता है, यानी कि प्राप्ति और भुगतान खाता ऐसा खाता होता है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गैर लाभकारी संस्था मेंटेन करता है। ये केवल कैश और बैंक का ही ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है और किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। इसका आप हिंदी में दिया हुआ है पूरा एक्सप्लेन, इसको देख सकते हैं। और ये रहा इंग्लिश में। अगला क्वेश्चन है गार्डनर वर्सेस मरे सिद्धांत क्या है, यानी कि विवाद क्या है, रूल क्या है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये सिद्धांत कुछ इस प्रकार है कि गार्डनर, मरे और विल्सन तीन को पार्टनर था जो कि लाभ हानि को अपने अलग अलग रेशियो में बांटता था। और जब फर्म को लॉस हुआ तो ये तीनों पार्टनर फर्म का जब एसेट बेचा तो जो भी कैश या फिर ये जो भी कैश और बैंक में जो भी बैलेंस है उससे सारे लायबिलिटी पे किया और जितना भी था वो सब पे करने के बाद ये लोगों का जो भी लॉस हुआ वो लॉस को तीनों ने आपस में बराबर बराबर बांटा। लेकिन लेकिन विल्सन का जो लॉस था वो अपना लॉस बेयर करने में सक्षम नहीं रहा, जिससे जो भी लॉस था लोगों ने अपने कैपिटल रेशियो में बांटा। लेकिन विल्सन जो था वो अपने लॉस पे करने में ये असमर्थ रहा, वो इंसॉल्वेंट हो गया था, जिससे वो अपना पर्सनल एसेट से भी उतना ये लॉस नहीं दे पा रहा था। तो गार्डनर और मरे अपना ये कैपिटल रेशियो के हिसाब से ये विल्सन का लॉस को पे किया और विल्सन अपना जितना भी, ये इसका आंसर आप पढ़ सकते हैं। इसका डिटेल आंसर हम अपने व्हाट्सएप चैनल में डाल देंगे, आप देख लीजिएगा। इसी का ये इंग्लिश में है। 1 अप्रैल 2018 को, ये अगला क्वेश्चन है। 1 अप्रैल 2018 को एक व्यापारी एक प्लांट खरीदा है जो कि 10,000 में खरीदा है और इसका ये लाइफ है, प्लांट का लाइफ है 10 साल और इसका स्क्रैप वैल्यू है 1,000। तो इस क्वेश्चन में हमें 3 साल का प्लांट अकाउंट बनाना है और मेथड है फिक्स इंसॉल्वेंट मेथड। ये मशीन अकाउंट मैंने बना के रखा है। 1 अप्रैल 2018 को मशीन परचेस हुआ है 10,000 में और इसका डेप्रिसिएशन अमाउंट आया है 31/3/2019 को। ये डेप्रिसिएशन अमाउंट 900 इस प्रकार आया है। ये जो क्वेश्चन में डिटेल दिया था उस हिसाब से मशीन खरीदा है 10,000 में और इसका स्क्रैप वैल्यू है 1,000 और यूजफुल लाइफ है 10 साल। तो इसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आएगा 900।
तो ये 900 ही डेप्रिसिएशन अमाउंट होगा और ये फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट हर साल एक ही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। तो इसका बैलेंस करेंगे तो आएगा 9100 और ये अगले साल हो जाएगा ओपनिंग बैलेंस 9100। तो अब ये 9100 में डेप्रिसिएशन लगेगा 900 ही, क्योंकि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है। तो इसको बैलेंस करेंगे तो आएगा 8200, ये अगले साल चल जाएगा 1/4/2020 में। अब इसका डेप्रिसिएशन लगाएंगे और बैलेंस करेंगे तो आएगा 7300, ये बैलेंस आएगा। तो ये मशीन अकाउंट इसी प्रकार बनेगा। ये अगला क्वेश्चन बैलेंस शीट दिया हुआ है और ये पार्टनरशिप चैप्टर का है। ए और बी दो पार्टनर हैं जो प्रॉफिट और लॉस में इक्वली, जो प्रॉफिट और लॉस को इक्वली बांटते हैं। ये बैलेंस शीट का कुछ डिटेल है। बैलेंस शीट में मशीन है 9000 का, प्लांट है 10,000, डेटर है 2500 का, बैंक है 2500 का और एसेट्स लाइबिलिटी साइड है। ए का कैपिटल है 10,000, बी का है 7,000 और क्रेडिटर है 3,000 और ए लोन लिया है, ए लोन है 4,000 का। फर्म डिसॉल्व हो गया है और फर्म में जितना भी एसेट था वो सबको बेच के 18,200 आया। क्रेडिटर को पे किया है 2,700 और क्वेश्चन में बोल रहा है रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और ये जितना भी बेचने में खर्चा हुआ है ये हुआ है 500। अब हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है, तो बैलेंस शीट में जो भी डिटेल दिया हुआ था उस हिसाब से जो भी एसेट होता है वो डेबिट साइड लिखाता है। इसमें मशीन अकाउंट है 9000 का, प्लांट 10,000, डेटा 2500, बैंक 2500, तो ये टोटल मिला के हो जाता है 24,000 और क्रेडिटर जो कि बैलेंस शीट में दिया था वो था 3,000 का। अब ये जितना भी एसेट था वो सबको बेचने के बाद आया 18,200 और बेचने का जो खर्चा हुआ था वो था 500 रुपया और क्रेडिटर को पे किया 2,700। तो ये सब को सॉल्व करने के बाद ये इस साइड ज़्यादा आ रहा है 27,200 रुपया। तो इधर का जो भी टोटल है उससे इधर का माइनस करेंगे तो मेरा आएगा 6,000। ये हुआ हल्कों का बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये हल्कों का लॉस हुआ है जो कि लॉस को ए और बी में बराबर बराबर बांट देंगे तो 3,000 ए कैपिटल बी कैपिटल हो जाएगा और इसी प्रकार ये रीवैल्यूएशन अकाउंट बन जाता है। ये अगला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप घर में खुद से बनाने का ट्राई कीजिए, आप बनाएंगे तभी अपने से सीखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगला क्वेश्चन पेपर के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और आपको क्वेश्चन पेपर के वीडियो चाहिए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अब हम मिलेंगे आपको अगले वीडियो में।